नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश भारत में भू राजस्व नीतियां, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने अधिक से अधिक रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए भारत में कौन कौन सी भूमि व्यवस्था लागू की, उन उन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उस समय भारत में कैसी भूमि व्यवस्था कायम थी। ठीक है ना। तो देखिए, अंग्रेजों के आगमन के समय ना जो भारत में कृषि या भूमि व्यवस्था लागू थी वह थी परंपरागत भूमि व्यवस्था। इस परंपरागत भूमि व्यवस्था में क्या होता था, किसान जो होते थे वही उस जमीन के जो किसान होते थे वही अपनी जमीन के मालिक होते, उनका अपनी जमीन पर अधिकार होता था। ठीक है। और वो लोग किसान क्या करते थे, जब रेवेन्यू देने की बात आती थी तो वो जो फसल उगती थी, जो भी उसे राजस्व प्राप्त होता था उसका एक भाग सरकार को दे देते थे। ठीक है। तो अंग्रेजों के आगमन के समय इस तरह की कृषि व्यवस्था या भूमि व्यवस्था लागू थी जिस पर किसानों का अपना खुद का अधिकार होता था। ठीक है। जब अंग्रेज भारत आए तो उसके बाद क्या हुआ कि 1765 में ना 1700 यहाँ लिख दो 1765 में एक इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है ना। इलाहाबाद संधि, इलाहाबाद की एक संधि हुई। ठीक है। इस संधि के द्वारा क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। कहाँ कहाँ की? बिहार, ठीक है, बंगाल और उड़ीसा की इनको दीवानी दे दी गई। ठीक है। तो इस तरह इन्होंने भारत में आके अपनी भूमि भूमि व्यवस्था के माध्यम से राजस्व प्राप्त करना शुरू कर दिया। ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे कंपनी के खर्चों में क्या वृद्धि होने लगी। जब वृद्धि होने लगी तो उन्हें अधिक से अधिक रेवेन्यू की, राजस्व की जरूरत होने लगी। ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, भूमि की जो राजस्व दरें थी उनको बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है। और दरों को बढ़ाते गए ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो सके। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कृषि व्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जो भारत की परंपरागत कृषि व्यवस्था चली आ रही थी उसमें क्या करना शुरू कर दिया, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक है। और इस तरह क्या किया, नए कृषि संबंधों की शुरुआत कर दी। और जब नए कृषि संबंधों की शुरुआत कर दी तो उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने करों का निर्धारण किया और वसूली के लिए अलग अलग तरह की नीतियां लागू की, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो आगे चलते हैं, डिस्कस किया वही है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व नीतियां लागू करने के क्या कारण थे। तो सबसे पहला था कि अपने आर्थिक आय को पूरा करना। ठीक है ना। मेन मकसद उनका क्या था कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त कर राजस्व मिले ताकि वो अपने आर्थिक जो भी उनका खर्चा था उसको पूरा किया जा सके। ठीक है। दूसरा रीजन था ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करने का उद्देश्य। ठीक है। जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी वो चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा कृषि राजस्व से धन अर्जित किया जा सके ताकि उनके आर्थिक व्यय जो खर्चे थे उनको पूरा किया जा सके। ठीक है। तीसरा कारण क्या था कि वो करों का निर्धारण करना चाहते थे। एक जो टैक्स रेट क्या करते वो फिक्स कर देना चाहते थे ताकि अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके। और चौथा कारण था किसानों से वसूली हेतु नए प्रकार की नीतियों की आवश्यकता, क्योंकि समय के साथ साथ उनको अलग अलग तरह की नीतियों की जरूरत पड़ी जिससे किसानों से अधिक कर वसूला जा सके। इसके लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार की नीतियां बनानी शुरू कर दी। ठीक है। तो ये थे हमारे कारण जिनके द्वारा उन्होंने भू राजस्व नीतियां लागू करने का निश्चय किया अंग्रेजों ने। ठीक है। तो अब देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में कौन कौन सी भू राजस्व नीतियां लागू की। तो सबसे पहले उन्होंने एक लागू की थी इजारेदारी प्रथा। ठीक है, या इजारेदारी व्यवस्था। ठीक है। दूसरी उन्होंने लागू की जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त। तीसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। चौथी थी महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है। तो इन्होंने स्टार्टिंग में जब अंग्रेज आए या ब्रिटिश ने कंपनी ने जब भू राजस्व की करें निर्धारण करती उसके बाद उन्होंने चार तरह की स्कीमें चलाई। ठीक है। एक तो इजारेदारी व्यवस्था, दूसरी जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त भी बोलते थे, और तीसरी थी रैयतवाड़ी, और चौथी महालवाड़ी। ठीक है। तो एक एक करके हम आगे देखते हैं कि इनमें सारी व्यवस्था में क्या लाभ थे, क्या दोष थे, क्या हानियां थी। ठीक है। तो सबसे पहली प्रथा जो या जो व्यवस्था थी वो थी हमारी इजारेदारी प्रथा, जिसको अंग्रेजों ने सबसे पहले लागू की। ठीक है। इजारेदारी प्रथा को हम लोग ठेकेदारी प्रथा या जमींदार प्रथा भी या जमींदार व्यवस्था भी बोला जाता था। ठीक है, या कहते थे। तो ये जो इजारेदारी प्रथा थी इसको लागू करने वाले थे वॉरेन वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, इन्होंने ही लागू किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। और कब लागू की थी? 1772 में, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू। और सबसे पहले कहाँ लागू की थी? ये बंगाल में लागू की थी। ठीक है।
तो इजारेदारी जो प्रथा थी वो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में लागू की थी। ठीक है, इसमें क्या होता था, इस स्कीम में जमींदार को या ठेकेदार को 5 साल का ठेका दे दिया जाता था। एक जमीन हो गई, एक लैंड हो गई, ठीक है, उस लैंड को क्या करते थे, 5 साल का ठेका या ठेका दे दिया जाता था। ठीक है, 5 साल के लिए। ठीक, और इन 5 सालों में ना तो रेट चेंज होता था, कुछ चेंज होता था, और इसी जो भी रेट फिक्स कर दिया जाता था शुरुआत में, वही उसी रेट से जमींदार पूरे 5 साल अंग्रेजों को राजस्व, भू राजस्व देते रहते थे। ठीक है, इसके बाद था कि ऊंची बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। तो जो भी भूमि दी जाती थी जमींदारों, उस पर क्या बोली लगाई जाती थी, और जो सबसे ऊंची बोली लगाता तो वो जमीन उसको दे दी जाती थी। और वो जमींदार या ठेकेदार अंग्रेजों को, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को अगले 5 साल तक भू राजस्व देता रहता था। ठीक है, अगला नंबर है कि 1772 में ठेके की अवधि 1 वर्ष कर दी गई। 1772 में, यानी कि 5 साल बाद या 4 साल बाद, जो 5 साल की अवधि के लिए ठेके दिए गए उस अवधि को घटाकर 1 साल कर दिया गया। ठीक है, तो 1 साल क्यों कर दी गई अवधि घटाकर, क्योंकि 5 साल में क्या होता था, एक रेट फिक्स कर दी जाती थी। तो जो ठेकेदार या जमींदार होते थे वो 5 साल उसी रेट से अंग्रेजों को राजस्व देते रहते थे। और लेकिन जो ठेकेदार होते थे वो क्या करते थे, उन 5 सालों में दर बढ़ जाता था, किसानों से ज्यादा वसूली कर लेते थे। तो जितना ज्यादा वसूलते थे वो उनके पास जाता था, क्योंकि जो रेट फिक्स है उसी फिक्स रेट से ही वो अंग्रेजों को, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को वो राजस्व अदा कर देते थे। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, इसको, इसकी अवधि को 5 साल से घटाकर 1 साल कर दिया, ताकि हर साल उसके रेट को या जो कर निर्धारण था उसको हर साल किया जा सके। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इजारीदारी प्रथा के क्या दोष थे। तो पहला दोष तो यह था कि वसूली में अस्थिरता हो जाती थी। तो जो वसूली होती थी, जो भू राजस्व होता था, उसमें क्या होती थी, वो अस्थिरता बनी रहती थी। दूसरा था कि भू राजस्व दर व वसूली की राशि में प्रत्येक वर्ष परिवर्तन होता था। जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि जो कर निर्धारण किया जाता था जमींदारों के लिए जमीन पर, वो 1 साल के लिए होता, यानी कि हर प्रत्येक वर्ष में उसमें उसके कर निर्धारण को बदला जाता था, यानी कि उसके। तीसरा क्या है कि प्रत्येक वर्ष जब 1 साल कंप्लीट हो जाते, तो जो अगले साल नए ठेकेदार रहते थे वो क्या करते थे, किसानों से अधिक से अधिक राजस्व वसूल करने की कोशिश करते थे। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेजों को देना था उसका रेट तो फिक्स था, उसके ऊपर वो जितना भी राजस्व इकट्ठा कर लेते वो सारा उनकी जेब में जाता था। ठीक है ना, इसलिए ठेकेदार प्रत्येक वर्ष किसानों से अधिक राजस्व वसूल करने की कोशिश करते थे। ठीक है, नंबर 4, ठेकेदारों का अस्थायी स्वामित्व होने के कारण भूमि सुधारों में रुचि न लेना। जो ठेकेदार होते थे वो भूमि के मालिक नहीं होते थे, केवल क्या होते थे, अंग्रेजों के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता था, और वो किसानों से या उनकी भूमि से क्या करते थे, राजस्व की उगाही करते थे। लेकिन ठेकेदारों का उस भूमि पर कोई स्थायी स्वामित्व नहीं होता था। इसके कारण ठेकेदार क्या होते थे, उस भूमि के सुधार में कोई रुचि नहीं लेते थे। जैसी भी भूमि है उसको वैसे ही रहने देते थे, उसके सुधार के लिए कोई भी प्रयास या कोई भी कोशिश नहीं करते थे ठेकेदार। तो ये हमारी एक चौथा दोष था इजारेदारी प्रथा का। ठीक है, के बाद उन्होंने, अंग्रेजों ने दूसरी व्यवस्था लागू किया, दूसरा बंदोबस्त लागू किया, उसका नाम था स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था या स्तंभरारी व्यवस्था। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जारीदारी प्रथा में बहुत सारे दोष थे, जिन दोषों के कारण अंग्रेजों को राजस्व सही से नहीं प्राप्त हो रहा था। इस कारण उन्होंने उस व्यवस्था को बंद करके एक नई व्यवस्था लागू की, जिसका नाम था स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था या स्तंभरारी व्यवस्था। देखते हैं इस व्यवस्था में क्या था। तो ये जो स्थायी बंदोबस्त, तो ये जो स्थायी बंदोबस्त थी ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू की गई थी, और ये कहाँ लागू हुई थी, बंगाल में लागू हुई, बिहार में, उड़ीसा में और बनारस प्रखंड और उत्तरी कर्नाटक में लागू हुई थी। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त को यहाँ पर एक ट्रायल की तरह में किया गया, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, बनारस प्रखंड में और उत्तरी कर्नाटक में। और ये किसके समय में हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू की गई थी। ठीक है, तो इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में क्या था, इसमें जमींदारों को स्थायी मालिक बना दिया गया। इसमें जमींदारों को क्या किया गया, भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। जबकि जो इससे पहले हमने प्रथा देखी थी इजारेदारी प्रथा, उसमें भूमि का मालिक नहीं बनाया गया था उनको स्थायी, उसमें भूमि के मालिक किसान ही थे। ठीक है, बस वो उनसे राजस्व की उगाही करते थे। लेकिन इस व्यवस्था में, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में, उनको मालिक भी बना दिया गया जमीन का। ठीक है, और उनके अधिकारों को क्या कर दिया गया, पैतृक और हस्तांतरणीय कर दिया गया है। यानी कि उनके अधिकार क्या हो गए, पैतृक करने पहले पिता, उसके बाद उनका बेटा उस अधिकार, उस जमीन के मालिक बने रहते थे। और ये अधिकार क्या है, हस्तांतरण, यानी कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में, इस तरह ये सारे अधिकार हस्तांतरित होते चले जाते थे। ठीक है, तो जब जमींदारों को
जब जमींदारों को जमीन का स्थायी मालिक बना दिया गया तो वो भूमि को खरीद भी सकते थे और बेच भी सकते थे, ठीक है। और लगान जो था वो सदैव के लिए निश्चित हो गया। जो भी जमीन जिस पर जमींदारों को स्थायी मालिक बनाया गया था उसके लिए राजस्व क्या होगा, एक निश्चित कर दिया गया, ठीक है। और हमेशा उसी दर से वो लोग राजस्व अंग्रेजों को देते रहते थे, ठीक है। इस स्कीम में क्या हुआ कि किसानों के साथ सरकार का कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रह गया, प्रत्यक्ष संपर्क नहीं बचा। क्यों? क्योंकि जमींदारों को तो मालिक बना दिया गया था जमीन का, तो किसानों का तो रोल खत्म हो गया। तो जो जमींदारी होते थे ना वही सीधे सरकार के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, किसानों के साथ सरकार का संपर्क, सीधा संपर्क नहीं बचा, ठीक है। जमींदार कुल राजस्व का 10/11 भाग कंपनी को देते थे, बाकी खुद रखते थे। तो जो जमींदार होते थे, जितना भी राजस्व पैदा होता था जमीन से, भूमि से, किसान की भूमि से, उसका 10/11 हिस्सा कंपनी को दे देते थे। बाकी 1/11 जो सब बचता था वो खुद रख लेते थे। मतलब कि अगर भू राजस्व 11 रुपए का है तो 10 रुपए वो कंपनी को देते थे, ठीक है, और 1 रुपए अपने पास रख लेते थे, ठीक है। तो एक ये था। इसके बाद अगर जमींदार निर्धारित भू राजस्व की राशि नियत अवधि में जमा नहीं करते थे तो उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो जमींदारों को स्थायी मालिक तो बना दिया गया था, लेकिन उनके साथ एक यह भी कंडीशन थी, शर्त थी कि वो लोग हर साल अंग्रेजों को भू राजस्व की राशि देते रहेंगे, नियत अवधि में हमेशा जमा करते रहेंगे। इन केस अगर किसी कारण वो जमींदार भू राजस्व नहीं दे पाता था तो जो उसको जमीन दी गई होती थी उसको क्या कर देते थे, अंग्रेज नीलाम कर देते थे, ठीक है। और नीलाम करके जो सबसे ऊंची बोली लगाता था उसको दे दी जाती थी और उससे भू राजस्व लिया जाता था। तो समझ में आ गया होगा स्थायी बंदोबस्त क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो ये थी हमारी स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी या स्तंभरारी व्यवस्था। अब इस जो ये जो व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त, इसके लाभ क्या थे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला लाभ तो यही था कि जो जमींदार थे वो क्या हो गए थे, स्थायी मालिक बन गए थे, ठीक है, स्थायी मालिक बना दिए गए थे। जबकि जो इससे पहली व्यवस्था पड़ी थी इजारेदार, इसमें वो अस्थायी मालिक थे। इसमें क्या किया गया, उनको स्थायी मालिक बना दिया गया, ठीक है, जमीन का। इसके बाद जमींदारों ने अंग्रेजों को सामाजिक अधिकार प्रदान किए। जब जमींदार स्थायी मालिक बन गए जमीनों के, भूमि के, तो वो क्या, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को एक सामाजिक अधिकार प्रदान कर दिया, ठीक है। तो एक तो ये हमारे इस व्यवस्था का लाभ हुआ। तीसरा था कि सरकार की आय में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। अब सरकार की आय में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। चौथा था कि सरकार की आय प्रत्येक वर्ष निश्चित हो गई। जैसे पिछली स्लाइड में देखा था कि जो जमींदार थे वो प्रत्येक वर्ष एक निश्चित अवधि में एक निश्चित राशि हर वर्ष अंग्रेजों को या सरकार को देते थे रेवेन्यू, भू राजस्व के रूप में। तो इससे क्या हुआ, जो सरकार की आय थी वो प्रत्येक वर्ष निश्चित हो गई, ठीक है। अगला था कि अधिक राजस्व कमाने की इच्छा पर जमींदारों ने कृषि में रुचि लेनी प्रारंभ कर दी। तो इस व्यवस्था में सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो जमींदार थे ना, उन्होंने उनकी उनकी इच्छा जाग गई किस चीज की, कि अधिक से अधिक राजस्व कमाने की। और इसके लिए उन्होंने किया कि कृषि में रुचि लेनी आरंभ कर दी। जैसे कि पिछले सत्र में बताया गया था कि वो जितने में भू राजस्व होता था उसका 10/11 ही तो देते थे हिस्सा अंग्रेजों को, उनके पास 1/11 बचता था। यानी कि जितना ज्यादा भू राजस्व वो किसानों से प्राप्त करेंगे, जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा उनकी आय भी बढ़ेगी। इसी वजह से उन्होंने कृषि में रुचि लेना भी शुरुआत कर दिया और कृषि में सुधार लाने के प्रयास भी करने शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये एक लाभ हुआ हमारी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से या स्तंभरारी व्यवस्था के, ठीक है। अब स्थायी बंधु अगर कुछ लाभ थे तो कुछ इस व्यवस्था की कुछ हानियां भी थी, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं कि इस व्यवस्था की क्या हानियां थी। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो किसानों को हुआ। क्यों? क्योंकि उनके जो स्थायी अधिकार थे वो सारे छीन गए और उनकी जगह पर जमींदारों को वो स्थायी अधिकार दे दिए। तो इससे किसान क्या हुए, खेती और मजदूर बनकर रह गए। किसान क्या हो गए, एक बस केवल खेती और मजदूर बनकर रह गए, क्योंकि उनकी भूमि संबंधी अधिकार, सारे अधिकार छीन लिए गए थे और वो अधिकार छीन कर जमींदारों को दे दिए गए थे, ठीक है। तो जो किसान थे वो सिर्फ एक खेती और मजदूर बन के रह गए। दूसरा, इससे क्या नुकसान हुआ कि किसान जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए। जो किसान थे वो क्या हो गए, जमींदारों की दया पर निर्भर थे। जमींदार जैसे चाहता था उनके साथ वैसा बर्ताव करता था, इस वजह से वो जमींदारों की दया पे निर्भर थे। तीसरा, जमींदारों द्वारा राजस्व समय पर ना देने पर उनकी जमींदारियां नीलाम की जाने लगी। अब इसमें यह भी एक दोष था कि जमींदारों को स्थायी अधिकार तो दे दिए गए थे, लेकिन उनके साथ वही कंडीशन थी कि वो भू राजस्व देते रहेंगे। अगर वो भू राजस्व नहीं दे पाते थे तो उनकी जमींदारियों को भी नीलाम कर दिया जाता था और नीलामी में जो ऊंची बोली लगाता था वो उसको बेच दी जाती थी, ठीक है।
अब अब इस व्यवस्था से क्या हुआ कि जमींदारों को बहुत फायदा हो रहा था, क्योंकि उनकी भी आय बढ़ती थी। अगर भू राजस्व बढ़ता था तो उनकी भी आय बढ़ती थी। इससे वो क्या हुए, जब स्वतंत्रता संघर्ष हुआ ना, तो उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि वो उस समय अंग्रेज उनके लिए लाभदायक थे, क्योंकि उनकी अंग्रेजों की वजह से उनकी आय में बढ़ोतरी हो रही थी। ठीक है। कृषक आंदोलन की भूमिका। अब इससे ये नुकसान हुआ कि किसानों ने कृषक आंदोलन की एक नींव पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि इसमें ना किसानों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा था, क्योंकि उनकी जो जमीनें थी वो जिसके कारण किसानों के अंदर एक तरह का गुस्सा उत्पन्न हो रहा था। ठीक है। तो ये सारे हमारे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के नुकसानदेह हानियां थी। ठीक है। चलिए अब अगली व्यवस्था देख लेते हैं जो अंग्रेजों ने लागू की थी। तीसरी उन्होंने जो स्कीम लागू की अंग्रेजों ने, वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है। रैयत यहाँ किसानों की बोला जाता है। ठीक है ना। रैयत क्या होते हैं? किसान। यहाँ रैयत का मतलब किसान है। ठीक है। तो जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में बहुत सारे दोष थे, तो उन दोषों को से निपटने के लिए अंग्रेजों ने एक और व्यवस्था लागू की, जो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है। यह व्यवस्था टॉमस मुनरो के समय में लागू की गई, 20 में लागू हुई, और ये 1820 में लागू हुई। ठीक है। ये कहाँ पे लागू की गई थी? मद्रास में लागू हुई, बम्बई में हुई, और असम में लागू की गई थी। बम्बई में इस व्यवस्था को लागू करने में गवर्नर एलिफिंस्टन ने सबसे बड़ा योगदान दिया। ठीक है। इस व्यवस्था में क्या किया गया कि रैयत किसानों से सीधी व्यवस्था की गई। जैसे कि नाम ही है इसका, स्कीम का, व्यवस्था का, कि रैयत वाड़ी व्यवस्था। तो इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट किसानों से व्यवस्था की गई। भू राजस्व के लिए अंग्रेजों ने डायरेक्ट सीधे किसानों से या रैयतों से व्यवस्था की। ठीक है। इसमें क्या होता था कि जो रैयत होते थे उनको भूमि का मालिकाना हक, ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया और कब्जादारी का अधिकार दिए। ठीक है। एक तो कब्जादारी और भूमि का मालिकाना हक, ये दो तरह के अधिकार दिए इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में। ठीक है। अब इसमें जो रैयत होते थे वो सीधे सरकार को लगान देते, यानी कि इसमें जो जमींदार, जो बिचौलिए हो गए ना, सारे बिचौलियों को खत्म कर दिया गया। जमींदार हो या कोई भी हो, सरकार ने सारे बिचौलियों को खत्म करके सीधे रैयत से भू राजस्व प्राप्त करना शुरू कर दिया। किसान भूमि के स्वामी बना दिए गए। इस व्यवस्था में किसानों को क्या कर दिया, भूमि का स्वामी बना दिया गया। ठीक है। तो जो भू राजस्व का निर्धारण वो कैसे किया जाता था, इस व्यवस्था के अंतर्गत, रैयतवाड़ी व्यवस्था में, इस व्यवस्था में क्षेत्रफल के आधार, भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। ठीक है। तो ये हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, 1820 में लागू हुई, टॉमस मुनरो ने शुरुआत की। ठीक है। मद्रास, असम, मुंबई में लागू हुई थी। ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे हर व्यवस्था के अंदर दोष थे, उसी तरह इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी कुछ दोष थे। ठीक है। तो इसमें क्या दोष थे उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला दोष ये था कि ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा समाप्त समाप्त हो गई और जमीन सरकार ने ले लिया। जैसे कि बताया कि इस व्यवस्था में सीधे किसानों से सरकार ने संपर्क साधा। जमींदारों का स्थान, यहाँ जमींदार तो खत्म कर दिए, लेकिन जमींदारों की जगह पर कौन आ गए? ब्रिटिश आ गए। ठीक है ना। जमींदार अब जो ब्रिटिश थे वो एज जमींदार काम करने लगे यहाँ पर, और जो ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्वता का अवधारणा थी वो भी क्या हो गई, खत्म हो गई इस स्कीम से। दूसरा नुकसान ये हुआ कि अधिक राजस्व के लिए मनमाने ढंग से भू राजस्व का निर्धारण हुआ। अब अंग्रेज जो थे उनको क्या था, अधिक से अधिक भू राजस्व चाहिए था। उसके लिए उन्होंने क्या किया, मनमाने ढंग से भू राजस्व का निर्धारण किया। मतलब तीसरा दोष ये था कि किसान तभी तक भूमि के मालिक रहते थे जब तक वह सरकार को समय पर लगान की राशि देते रहते थे। तो जैसे कि हमने पिछली स्लाइडों में या पुरानी पिछली स्कीमों में देखा था कि चाहे जमींदार हो या किसान हो, वो तभी तक भूमि के मालिक रहते थे जब तक वह सरकार को टाइम पर, समय पर अपने ये लगान की जो राशि उसको देते रहते थे। अगर किसी भी कारण कोई, या जमींदार हो या किसान हो, अगर वो राशि नहीं दे पाते थे तो उनके मालिकाना हक जो थे ना, वो क्या होते थे, चले जाते थे, उनको नीलाम कर दिया जाता था। तो इनके मान लीजिए अगर कोई प्राकृतिक विपदा आ गई, भूकंप आ गया, आंधी या तूफान आ गया, तो जिसकी वजह से उनकी फसल बर्बाद हो गई, तो उसमें क्या होते थे, किसान नहीं दे पाते थे राजस्व। लेकिन अंग्रेजों को क्या था कि उनको तो राजस्व चाहिए ही चाहिए था। तो एक सबसे बड़ा ये दोष था कि अगर किसान किसी वजह से भू राजस्व नहीं दे पाते थे, तो उनकी जो जमीन के मालिकाना हक थे वो क्या होते थे, चले जाते थे, उनसे छीन लिए जाते थे। ठीक है। चौथा है लगान वसूलने वाले कर्मचारियों द्वारा बुरा व्यवहार। तो जो अंग्रेजों के द्वारा जो भी कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए किसानों से, उनका किसानों के प्रति व्यवहार बहुत दुर्व्यवहार होता था, बहुत उनका व्यवहार किसानों के साथ बहुत खराब होता था। ठीक है। तो ये हमारे हो गए रैयतवाड़ी व्यवस्था के
दोष। आगे चलते हैं। तो अभी इसमें देखते हैं अगली जो व्यवस्था जो अंग्रेजों ने लागू की वह थी महालवाड़ी व्यवस्था। तो हमने पिछले 3 व्यवस्थाएं देख चुके हैं, जो सबसे पहले इजारीदारी व्यवस्था, उसके बाद स्थायी बंदोबस्त, तीसरी थी हमारी रैयतवाड़ी और चौथी है ये हमारी महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, क्या चीज थी? तो देख लेते हैं महालवाड़ी व्यवस्था में क्या चीज है। तो ये स्कीम जो है ना लॉर्ड हेस्टिंग के काल में लागू हुई थी। महालवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में लागू हुई थी। ठीक है, इसको कहाँ लागू किया गया? मध्य प्रांत में, आगरा में और पंजाब में। ठीक है, इसको 3 जगह लागू किया गया, पंजाब में, आगरा में और मध्य प्रांत में। इसके अंतर्गत यानी कि इस व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 30% भूमि आ गई। ठीक है ना, तो इसके अंदर करीब करीब 30% भूमि आ गई इस व्यवस्था के अंदर, महालवाड़ी व्यवस्था के अंदर। ठीक है, इस व्यवस्था में क्या था कि इस व्यवस्था में एक पूरे गांव को महाल बोलते हैं। ठीक है ना, महाल, महाल ये हमारा गांव। ठीक है, तो जो इस व्यवस्था में जो गांव के मुखिया या महाल के मुखिया होते थे उनके साथ सरकार ने भू राजस्व का बंदोबस्त किया। किसान महाल की मानी जाने वाली जमीन पर आपस में बैठकर खेती करते थे। तो जो महाल जो गांव का मुखिया उसके पास सारी जमीन होती थी, तो उसकी जमीन में किसान क्या होते थे, उस जमीन को आपस में बांट कर उसमें खेती करते थे। तथा लगान महाल के प्रमुख के पास जमा करते थे। और किसान क्या करते थे, जो महाल का प्रमुख होता था जिसके नाम की जमीन होती थी उसके पास सारा भू राजस्व जमा करते थे और महाल उसको आगे सरकार तक पहुंचा देते थे। ठीक है, तो ये हमारी महालवाड़ी व्यवस्था थी। इसमें महाल में जमींदार जो महाल के प्रमुख थे उनके साथ सरकार ने भू राजस्व का बंदोबस्त किया। महाल की जो जमीन होती थी उसको किसान आपस में बांट के उनमें खेती करते थे और जो भी भू राजस्व प्राप्त होता था वो महाल के प्रमुख को दे दिया जाता था किसानों के द्वारा। और जो महल के प्रमुख होते थे उस राजस्व को आगे सरकार को लगान के रूप में दे देते थे। ठीक है, फिर इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण महाल या संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। तो इसमें जो लगान का निर्धारण था वो कैसे होता था? जो महाल या जो पूरा गांव होता था उस पूरे गांव के उत्पादन यानी कि जो पूरे गांव के द्वारा मिलकर उत्पादन किया गया उस पर लगान लगान का निर्धारण किया जाता था। ठीक है? तो जैसे दूसरी व्यवस्था में दोस्त है, उसी तरह महालवाड़ी व्यवस्था में भी कुछ दोस्त है। इसमें क्या दोस्त है कि जो महाल के मुखिया या प्रधान होते थे ना वो अत्यधिक ताकतवर हो गए। क्यों ताकतवर हो गए? क्योंकि सारे जो किसान होते थे उनको लगान देते थे और वो सीधे सरकार के संपर्क में होते थे ये महाल लोग। तो सरकार के सीधे संपर्क में आने की वजह से ना ये अपने आप को क्या होते थे, ताकतवर समझने लगे थे। ठीक है, और ताकतवर हकीकत में बन भी गए थे। ठीक है, तो पहला दोष तो ये था कि महाल के जो मुखिया होते प्रधान होते वो अत्यधिक ताकतवर बन गए। दूसरा था कि वे किसानों को भूमि बेदखल कर देते थे। जो महाल के मुखिया प्रधान है उनके पास पूरे पूरे अधिकार होते थे कि वे किसानों को भूमि से बेदखल कर दे। जो भी किसान भू राजस्व समय पर ना दे पाए उसको क्या करो, उसकी जमीन छीन लो, उसको भूमि से बेदखल कर दो। तो एक तो दोस्त ये हो गया। अगला दोस्त ये था कि सरकार और किसानों के बीच कोई सीधा संबंध न रहा। इसमें भी सरकार और किसानों के बीच तो कोई संबंध बचा नहीं, क्योंकि जो सरकार होती थी वो महाल के प्रमुख से सारा लगान लेती थी और जो महाल होते थे वो किसानों से खेती करवाते, भू राजस्व के इकट्ठा करते थे। तो इसमें किसानों और सरकार के बीच सीधा संपर्क खत्म हो गया। अब सीधा संपर्क किसके बीच में रहा? सरकार और महालों के प्रमुख के पास। ठीक है, तो ये हमारा महालवाड़ी व्यवस्था का एक ये दोष हो गया। तो ये थी भारत में लागू अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियां। हमने 4 तरह की राजस्व नीतियां पढ़ी। पहली थी इजारेदारी व्यवस्था, दूसरी थी स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, दूसरी तीसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था और चौथी थी हमारी महालवाड़ी व्यवस्था। इन सारी व्यवस्थाओं के हमने दोष और फायदे देखे। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में और किसी टॉपिक पर। धन्यवाद।